नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। और इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में आपको हम खबर पहुंचाते ही हैं कि क्या कुछ चल रहा है। डेली अपडेट्स आ रहे हैं हमारे पास और डेली खबरें आप तक पहुंच रही हैं। और आज खास दिन है, खास दिन इसीलिए है क्योंकि आज एक बड़ी जो पार्टी है, जो कि अब 2 पार्टी बन चुकी है टूट के। और एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना, एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। और दोनों ही जो है आज शिवसेना के स्थापना दिवस मना रहे हैं। और इसको आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ के भी अगर देखा जाए तो इसके अपने आप में बहुत महत्व है, कई सारे आयाम हैं। और जैसा कि संजय राउत ने अभी कुछ दिनों पहले ही कहा है कि उनके हिसाब से तो शिवसेना वही है जहां ठाकरे खड़े होते हैं। हालांकि स्थापना दिवस है तो वो तो कोई भी मना सकता है, वो भी मना सकते हैं, एकनाथ शिंदे भी मना सकते हैं। लेकिन आज स्थापना दिवस के साथ साथ दोनों ही दल के तमाम नेता इकट्ठा होने वाले हैं। काफी कुछ बातें होंगी, जाहिर सी बात है, काफी कुछ समीक्षा भी होंगी, आगे को लेकर बातचीत भी होगी। तो क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ दशा दिशा तय होगी महाराष्ट्र की राजनीति की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो है संतोष तिवारी जी मौजूद हैं। और काफी सालों से वो महाराष्ट्र की राजनीति कवर कर रहे हैं और कई बड़े संस्थानों में अपने सेवा दे चुके हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 पीएम पे। धन्यवाद मनीष जी। जी, आज महाराष्ट्र में जो है स्थापना दिवस मनाई जा रही है शिवसेना की, लेकिन साथ ही साथ उसके कई सारे पहलू देखे जा रहे हैं। तो थोड़ा इस पे रोशनी डालिए कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव भी है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना भी है, तो किस तरह से देख रहे हैं इस बार? मनीष जी, जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ, जो अभी 4 जून को जिसका रिजल्ट आया, उसमें आपने देखा कि पूरे प्रचार के दौरान 2 मुद्दे बहुत छाए रहे। उसमें था कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब कल्याण पहुंचे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि असली शिवसेना जो है वो शिंदे गुट की शिवसेना ही है। और ये जो मुद्दा था ये पूरे प्रचार के दौरान छाया रहा। लेकिन जिस तरह के चुनावी रिजल्ट आए उसमें ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिंदे गुट में जो है एक तरीके से अपने आप को असली शिवसेना कहने की बात कह रही थी, उसका उलट जो है उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी उसको सहानुभूति देखने को मिली। एक बात तो आपको ये माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से शिंदे गुट जो है वो सरकार में शामिल है, उसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने जो नैरेटिव क्रिएट किया और जो सहानुभूति लेने की कोशिश की, मैं सिर्फ उद्धव ठाकरे की बाला साहेब ठाकरे की पार्टी की बात नहीं करता हूँ, बल्कि मैं शरद पवार की पार्टी की भी बात करता हूँ कि जहां पर अजीत पवार ने तोड़फोड़ की, उसके बाद जो एक नैरेटिव बनाया गया सहानुभूति का, उसका फायदा जो है दोनों पार्टियों को इस चुनाव में मिला है। आने वाले 3 महीनों में जो है यहाँ पर विधानसभा अक्टूबर में तकरीबन जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि अब ये जो असली शिवसेना और नकली शिवसेना की बात है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में भी एक प्रमुख मुद्दा बनेगी। महत्वपूर्ण बात और आप समझ लीजिए कि आज जो दोनों पार्टियां स्थापना दिवस मना रही हैं, दोनों कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हम ही असली शिवसेना है। संजय राउत का जो बयान था उसमें उनका ये कहना है कि ठाकरे जिसके साथ खड़े हैं वही शिवसेना है। लेकिन शिंदे का जो का गुट है वो लगातार इस बात को कहता रहता है कि ठाकरे साहब की जो विचारधारा थी, जो उनके जो शैली थी, जो उनका पूरा क्लेवर था, उसको कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने ध्वस्त किया है। और यही कारण था कि उनको जो है पार्टी से बगावत करनी पड़ी और असली शिवसेना बनाने का उनको प्रयास करना पड़ा। क्योंकि बाला साहेब ठाकरे का एक बयान जो है लगातार जो है शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से दिखाया जाता है कि मैं जब भी पार्टी खत्म कर दूंगा लेकिन कभी भी कांग्रेस के साथ जाकर नहीं बैठूंगा। और इसलिए आज जब स्थापना दिवस है तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो मुख्य तौर पर उठाया जाएगा। गद्दार और वफादार, ये 2 जो लाइनें हैं दोनों पार्टियों के बीच में, ये जो है आज भी इस स्थापना दिवस पे छाई रहेंगी। और महत्वपूर्ण बात आप एक और समझ लीजिएगा कि उद्धव ठाकरे पार्टी है जो अपना स्थापना दिवस सालों से मनाती रही है। शिंदे गुट ने भी पिछली बार इस स्थापना दिवस को मनाया था और इस बार उसको बड़ा रंग देने की और कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो सेटबैक उनको मिला है वो ये दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये नैरेटिव बनाकर जो है हम लोगों को नुकसान पहुंचाया गया है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम मजबूती से आगे चुनाव लड़ेंगे, ये दिखाने की कोशिश दोनों गुटों की तरफ से की जाएगी। जी, तो संतोष जी, एक तरीके से ये भी है कि आज हमने देखा कि कुछ जो चुने हुए सांसद जो जीत के आए हैं, वो एकनाथ शिंदे की तरफ से ये भी है कि उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा ताकि एक मैसेज जो है वो कन्वे हो कि जीत करके लोग आए हैं। वहीं ये भी बात किया जा रहा है कि
जो उद्धव ठाकरे उनकी तरफ से भी कई सारे नेता वहां पहुंचे हैं, कई सारे दल के विधायक भी वहां पहुंचे उनके, तो उनके साथ भी मंत्रणा हो सकती है, क्योंकि आप बहुत करीब से खबर करते आए हैं। तो क्या कुछ लगता है कि सभा दिवस है और तमाम नेता जब इकट्ठा होंगे, तो क्या जो लोकसभा इलेक्शन में रिजल्ट आया है उसकी बधाई देते नजर आएंगे, या आप विधानसभा के चुनाव को फोकस करके रणनीति तैयार करते नजर आएंगे? देखिए, शिंदे गुट की तरफ से जो है मुख्यमंत्री ने पहले ही एक बैठक ली थी जिसमें जितने चुने हुए सांसद थे उनके साथ और जो विधायक उनके साथ हैं, उनके साथ बैठक करके उन्होंने एक मंत्रणा की थी अपने बंगले पर, और उसमें ये साफ तौर पर ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि जो हमारी हार हुई है या जो हमारे लोग नहीं जीत कर आए हैं, वो कहीं न कहीं जो है एक नैरेटिव की वजह से ही हो पाया है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, जब इतने बड़े स्तर पर नेता इकट्ठा होंगे तो लोकसभा चुनाव की हार का मंथन तो दोनों तरफ से किया ही जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टियों को दावा था कि हम इतनी ज्यादा सीटों पर जीत के आएंगे। यहाँ तक कि जो 400 पार का नारा था उसको कहीं ना कहीं शिंदे ने दिखाने की कोशिश की थी, मोदी जी के 400 पार के नारे की वजह से हमको नुकसान हुआ है, क्योंकि लोगों में ये नैरेटिव महाविकास आघाड़ी फैलाने में सफल रही कि अगर 400 पार सीटें आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो है वो संविधान को बदला जाएगा, ओबीसी आरक्षण या जो बाकी आरक्षण है उसको धक्का पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, और एक तरीके से जो तानाशाही शब्द का इस्तेमाल बार बार चुनाव प्रचार में किया गया था वो सीधे तौर पर लागू होगी। तो दोनों गुटों की तरफ से जो है इस पर मंत्रणा तो होगी। उद्धव ठाकरे गुट जो है अपने नए सांसदों का सम्मान करेगा, शिंदे गुट भी अपने नए सांसदों का सम्मान करेंगे, लेकिन ये लड़ाई अब जो है वो विधानसभा चुनाव के लिए होगी, और यही कारण है कि आज दोनों गठ जो है वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का प्रयास करेंगे। महाविकास आघाड़ी जहां बार बार ये कहेगी कि देखिए इतने सारे जो है तंत्र यंत्र इस्तेमाल करने के बावजूद अगर हम जीत कर आने में सफल हुए हैं तो विधानसभा चुनाव में हम और अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। विधानसभा वाइज जो है जो वोटिंग हुई है लोकसभा में उसके जो आंकड़े हैं उसको लेकर भी मंत्रणा की जाएगी, लेकिन ये मंत्रणा जो है वो बंद कमरे में होगी, कार्यकर्ताओं के बीच नहीं होगी। कार्यकर्ताओं के बीच यही मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि हमने जो है महाविजय हासिल की है और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आप सब लोग तैयार रहें, क्योंकि सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं, आप देखिए कि बहुत सारी नगर पालिकाओं का भी चुनाव होना बाकी है, और विधानसभा चुनाव के बाद उसकी भी घोषणा जल्द ही होगी, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा कई ऐसे महानगर पालिका है जिनके कार्यकाल जो है खत्म होकर 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, और अब सरकार को उसे कराना बहुत जरूरी है। और विधानसभा चुनाव एक तरीके से आप समझिए कि उस नगर पालिका का भी सेमीफाइनल कहा जा सकता है, क्योंकि कभी भी कोई भी पार्टी अगर जो है वो आगे बढ़ती है तो उसकी शुरुआत जो है नगर पंचायत, नगर पालिका चुनाव, नगर परिषद चुनाव से होती है, क्योंकि जब वहां पर उनका संगठन मजबूत हो जाता है तो जाकर वो आगे विधानसभा और लोकसभा में उसका असर देखने को मिलता है। और यही कारण रहा कि देखिए आप शिंदे गुट को जो सेटबैक मिला था लोकसभा चुनाव में, जहां उनके कैंडिडेट्स हारे थे, वहां पर आप देखिए कि वहां पर नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं का वर्चस्व था। जैसे मैं ठाणे लोकसभा सीट की बात करता हूं जो शिंदे गुट जीत कर आया है, वहां आप देखिए कि 72 से ज्यादा नगर सेवक ठाणे के जो थे 62 नगर सेवक तकरीबन वो शिंदे गुट के साथ आ गए थे जब टूट पड़ी थी। लेकिन कई ऐसे नगर पालिका थे जहां पर जो है शिंदे गुट का कैंडिडेट जरूर खड़ा था, लेकिन वहां नगर पालिका और नगर पंचायत, नगर परिषदों में उद्धव गुट का वर्चस्व जो है लगातार बना हुआ था, और ऐसी जगहों पर ही उनको विजय मिली है। तो ये एक तरीके से आप देखिए कि दोनों चुनाव की तैयारी करने की कोशिश है, क्योंकि आज 19 जून का दिन है और अगले साल अब जो है इनको स्थापना दिवस मनाना है, तो अब उसके बीच में दोनों चुनाव हो जाने हैं, और इसलिए पूरी कोशिश होगी कि कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग भरने की कोशिश की जाए, उनको लोकसभा चुनाव में हुई जीत या हार के बारे में बताया जाए, और आगे की रणनीति क्या होगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी, जी, लोकसभा चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया था, और विधानसभा चुनाव में तो इस बार क्या लग रहा है कि इस बार एकनाथ शिंदे खुद आगे बढ़ करके और अपने जो विधायक हैं या अपने चेहरे का इस्तेमाल करके इस बार चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि सामने जो है सबसे मजबूत पार्टी वो दिखाई दे रही है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और शरद पवार की एनसीपी है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, विधानसभा में कुछ रणनीति बदलने की कोशिश करेंगे एकनाथ शिंदे, या फिर जो मौजूदा समय में जो फॉर्मूला अपनाया कुछ ऐसा ही कुछ करेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको बहुत साफ कर दूं कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें जो है सीएम का चेहरा लेकर जाने की जो है कवायद जो बहुत कम दिखाई पड़ती है। पिछली बार आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस ने मैं मी पुनः येईन के नारे के साथ चुनाव लड़ा था और उनको अपेक्षित सफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे जो है उससे अलग हो गए थे, क्योंकि वो युति गठबंधन तोड़ दिया था उन्होंने, और उसके बाद वो खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिएगा कि इस समय दोनों
जो पार्टियां हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे गुट की हो या उद्धव ठाकरे की, दोनों जो है वो एक गठबंधन के साथ बंधे हुए हैं, महाविकास अघाड़ी और महायुति। तो ऐसे में सीएम का चेहरा तो वो अपने पार्टी संगठनों में जरूर कहेंगे कि हाँ, इस समय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, तो कहेंगे कि मुझे अगली बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए मौका देना चाहिए और उसके लिए आप लोग सभी लोग प्रयत्न करें, मेहनत करें। उद्धव ठाकरे भी कहेंगे कि 2.5 साल के कार्यकाल में मैंने जो काम किया है उससे जनता खुश है और उसी का रिजल्ट लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है, इसलिए मैं अगली बार जो है मुझे फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात की जाए। लेकिन सीधे तौर पर जो है कोई भी अपना चेहरा लेकर आगे नहीं आएगा और ये चुनाव भी देखना आपकी मोदी जी के ही इर्द गिर्द लड़ा जाएगा। मोदी जी के 10 साल के कार्यकालों, 15 साल के कार्यकालों को और तीसरी बार मोदी सरकार, इस नारे के साथ ही लोग पीछे आएंगे और साथ ही जो है डबल इंजन सरकार की बात बहुत निकलेगी कि अगर केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है और गठबंधन की सरकार है और अगर महाराष्ट्र में भी उसी तरह की सरकार को आप देते हैं, डबल इंजन देते हैं, उसके लिए कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र का भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। तो उससे जो है शहर का विकास या देश महाराष्ट्र का विकास ज्यादा होगा। इस धारणा के साथ जो है ये दोनों पार्टियां, ये एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी चुनाव लड़ेगी और वहीं उद्धव ठाकरे जो है वो महाविकास अघाड़ी की बात करेंगे कि महाविकास अघाड़ी ने जिस तरीके से यहाँ पर लोकसभा में चुनाव लड़ा था, उसी मजबूती के साथ हम लोग फिर से विधानसभा चुनाव में जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि लोकसभा चुनाव में जो मिली हुई सफलता है वो दोबारा दोहराई जाएगी। और अगर आपने एक तरफा जो है काम किया और अगर लगन के साथ काम किया तो अपेक्षित है कि मैं फिर से मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। तो ये दो एजेंडा जो है दोनों पार्टियों की तरफ से रखा जाएगा। संतोष जी, एक चीज बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है इन दिनों, छगन भुजबल को लेके बहुत सुर्खियां बन रही हैं कि वो एनसीपी के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले तो नासिक की लोकसभा सीट उन्हें नहीं मिली, उनका नाम सामने आ रहा था कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। उसके बाद अब उनके नाम की जगह सुनेत्रा पवार का नाम आगे कर दिया गया है, राज्यसभा नामांकन करने गई थी, दोनों ही जगह से ही उन्हें पीछे होना पड़ा। अब ऐसे में लगातार सुर्खियां बन रही हैं, हमने देखा कि कई सारे अखबारों में भी हेडलाइन बन रही है कि वो इन दिनों उद्धव ठाकरे के भी संपर्क में है। अब कितनी सच्चाई है नहीं है वो तो वो बता सकते हैं बेटर, क्योंकि ऑफिशियली कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन इन दिनों क्या उनका कुछ है, क्या ऐसा कुछ रुझान या कुछ समझ में आ रहा है? छगन भुजबल जो है बहुत वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र के और आप देखिए कि एक लंबा अनुभव उनका रहा है। तो छगन भुजबल अगर कोई चीज कहते हैं या करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश सीधे तौर पे देखी जा सकती है। और आप सही कह रहे हैं कि छगन भुजबल को जो है नासिक से टिकट दिया जाना था। अजीत पवार ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वहां पर जो लोकल एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए पूर्व सांसद थे हेमंत गोडसे, उन्होंने बार बार जो है दबाव बनाया और उसके बाद वो सीट जो है गोडसे को देनी पड़ी। उसके बाद भी छगन भुजबल ने जो है कहा कि नहीं, हम महायुति के उम्मीदवार के साथ हैं, उसके साथ हम काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, देखिए कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही होगी और उसमें दो चीजें होती है। जब इस तरह के बड़े नेता जो है कोई बयान देते हैं या कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें दो चीजें हो जाती है कि एक दबाव की राजनीति जिसको कहा जा सकता है कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं चले जाऊंगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि अगर अंदर खाने उनकी कोई चर्चा चलती होती है तो वो उसको कहीं ना कहीं जो है दूसरे पक्ष तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मेरी जानकारी है, छगन भुजबल जो है फिलहाल वो अभी यहाँ पर बने रहेंगे। हाँ, वो जरूर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्होंने लोकसभा सीट का बलिदान किया है तो उन्हें राज्यसभा के जरिए या बाकी किसी जरिए से जो है सत्ता में आसीन होने का मौका मिले। तो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश मेरी तरफ मुझे लगता है कि छगन भुजबल की तरफ से की जा रही है। फिलहाल ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा ऐसे संकेत तो नहीं दिखाई पड़ रहे। जी संतोष जी, जब बात एनसीपी की कर ही रहे हैं तो शरद पवार जी को लेकर मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि शरद पवार क्या खेलना चाह रहे हैं, या क्योंकि हमने देखा कि इन दिनों शरद पवार जो है पहले तो वो नरेंद्र मोदी पे चुटकी लेते दिखाई देते हैं, कई सारी बातें वो हंसी मजाक में कहते हैं, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब महाराष्ट्र सरकार को भी वो घेरने पर लगे हैं। किसानों के साथ बीच में उनकी खबरें पड़ी कि बैठकें कर रहे थे वो, और उनके मुद्दों को लेकर के वो जो है बहुत ज्यादा कंसर्न दिखा रहे हैं और साथ ही साथ उठा रहे हैं, और एकनाथ शिंदे को चिट्ठी तक लिख दी उन्होंने। शरद पवार को महाराष्ट्र की एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्या ये जो घेराबंदी की जा रही है इसका असर विधानसभा में भी दिखाई देगा? वही कहना चाह रहा था कि शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और ये कहने के पीछे वजह यह है कि तब एक तरीके से वो राजनीति के मौसम वैज्ञानिक भी कहे जाते हैं। वो बहुत पहले भाप लेते हैं, बहुत पहले
चीजों को समझ लेते हैं। और ये जो आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में जो सफलता महाविकास आघाड़ी को मिली, उसमें शरद पवार जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। आज उम्र के इस पड़ाव में भी जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आप देखिए कि शरद पवार को घेरने के लिए अजीत पवार की जो पत्नी है, उनको उनकी बेटी के सामने चुनाव लड़ाया गया और सीधे तौर पर चुनौती देने की कोशिश बारामती से की गई। लेकिन उसके पूरे महाराष्ट्र में ध्यान देने के बावजूद वो सीट को अच्छे मार्जिन से जीतने में सफल रहे और यही जो है वो उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। और आप जो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में, ये कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी है और वो अभी से एक जो है प्रोपेगेंडा बनाने में लगे हुए हैं कि जिस तरीके से हमारे साथ भी गद्दारी की गई थी, जिस तरह से सिंधे गुट जो है को तोड़ा गया और उसके बाद हमारे अजीत पवार को तोड़ा गया। कहीं ना कहीं भाजपा जो है इसी तरह से तोड़-फोड़ की राजनीति करती है, लेकिन जनता हमारे साथ है और जनता जो है आने वाले विधानसभा में भी हमारे साथ रहेगी। और ये बात सही है कि जिस तरह से किसानों का मुद्दा है या ग्रामीण के मुद्दे हैं, उसको शरद पवार बहुत बारीकी से जानते हैं, पहचानते हैं और कई मौकों पर ऐसा होता रहा है कि इन मुद्दों को लेकर उन्होंने नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है, कृषि मंत्री से भी मुलाकात की, जरूरत पड़ा तो मुख्यमंत्री से भी वो मिलते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति की उस नब्ज को जानते हैं। ग्रामीण भाग को ज्यादा वो समझ पाते हैं। आप देखिए कि शहरी भागों में भले शरद पवार को बहुत सफलता ना मिले, लेकिन ग्रामीण भागों में उनकी जो पकड़ है, उनकी जो पैठ है, वो लगातार अच्छी ही रहती है। और पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि सिर्फ बरसात में सतारा में एक रैली में बरसात में उन्होंने भीगते हुए भाषण कर दिया था और वो सीट छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज के हाथ से निकल गई थी, जो इस बार फिर से जीत कर आए भाजपा के टिकट पर। लेकिन वो एक जो लम्हा था, उसने पूरे चुनाव के एजेंडे को बदल दिया था, पूरे प्रोपेगेंडा को बदल दिया था। तो शरद पवार इन चीजों में है, उन्हें पता है कि कब किस चीज को और कहां पर कहना है। भले ही कोई कुछ भी कह ले, लेकिन आज की उम्र के इस पड़ाव पे भी वो जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर एक्टिव दिखाई पड़ते हैं, जिस राजनीतिक परिदृश्य को वो समझते हैं, यही कारण है कि वो जो है ग्रामीण भागों को मुद्दों को लेकर बहुत गंभीर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उसका जो मैसेज है वो बहुत बड़ा जाता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। जी, बहुत ज्यादा समय आपका और नहीं लेंगे और जाते-जाते खाली इतना ही पूछना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऊपर-नीचे होती रहती है और संजय राउत इन दिनों लगातार हमला बोल रहे हैं विपक्ष पर, सत्ताधारी पार्टी पर, और एक तरफ शरद पवार हैं जो ग्रामीण किसानों से मिल करके अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए और साथ ही साथ जो लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट थे, उसको देख करके अब बीजेपी और एनडीए गठबंधन आत्ममंथन कर रहे हैं और समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है। 3 साढ़े सवा 3 महीने के आसपास का समय अक्टूबर में कह रहे हैं कि चुनाव होंगे विधानसभा के। तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए गठबंधन महायुति के पास करने के लिए होमवर्क बहुत कुछ है और समय बहुत कम बचा। बिल्कुल, देखिए जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है वो महायुति के लिए और खासकर भाजपा के लिए बहुत सेटबैक देने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जो है नरेंद्र मोदी जी से लेकर जो पार्टी के बड़े नेता थे, उन्होंने यहाँ पर काम किया था, उसके बावजूद वो अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। 45 पार के नारे को लेकर चल रहे थे और वो कुल मिलाकर जो है 20-22 तक आकर समेट गए महायुति के साथ में। तो ये सेटबैक तो है। और आपने देखा होगा कि कल ही जो है दिल्ली में जितने महाराष्ट्र के बड़े नेता थे, उनकी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, गिरीश महाजन, सुधीर मुनगंटीवार जैसे बड़े नेता मौजूद थे। यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे जो कि शिंदे गुट के हैं, उनको भी बुलाया गया था और पूरा आत्ममंथन किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात आप और देख लीजिए कि कल ही जो है जो प्रभारी थे यहाँ के, जो भाजपा ने 2 प्रभारी पहले बनाए हुए थे, दिनेश शर्मा और उनके साथ में, तो दोनों को बदल दिया है और एक बार भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मंत्री हैं, दोनों मंत्रियों को यहाँ का प्रभार दिया गया है। आप देखिए कि भूपेंद्र यादव वो व्यक्ति है जिन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे चुनाव में पार्टी को अपेक्षित सफलता दिलाई थी और उनको यहाँ पर लाया जाना, ये आने वाले दिनों में भाजपा में जो है बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। संगठनात्मक स्तर पर जो है वो बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। एक चीज जो खास देखने को मिली कि कल दिल्ली से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि देवेंद्र फडणवीस को नहीं बदला जाएगा। जिस तरह से हार के बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए कहा था कि वो संगठन के लिए काम करते हैं, और कल दिल्ली की बैठक से यही बहस देने की कोशिश की गई कि देवेंद्र जी को नहीं बदला जाएगा, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि निचले स्तर पर, संगठनात्मक स्तर पर काफी बदलाव देखने को आने वाले कुछ दिनों में मिल सकते हैं और भाजपा के अंदर ये आत्ममंथन बहुत तेजी से चालू हुआ है, क्योंकि
जिस तरीके का रिजल्ट आया है उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि तकरीबन 132 से ज्यादा सीटों पर जो है वो महाविकास आघाड़ी जो है वो लीड कर रही थी विधानसभा वाइज की अगर बात की जाए, और अगर वो नतीजे आते हैं तो महाविकास आघाड़ी को बहुत मिल सकता है। तो ऐसे स्थानों पर जो है भाजपा के लोगों का लगातार आत्ममंथन चालू है। उन्होंने जो सुपर वॉरियर्स और बाकी पदों की नियुक्ति की थी उनके जरिए डाटा लेने की कोशिश हो रही है। बूथ स्तर पर जो वोटिंग हुई थी वहां पर उम्मीदवार को कितने वोट मिले, कहां से और नए वोट्स को किया जा सकता है, ये तमाम चीजें चल रही हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताऊं कि 26 जून को कोंकण पदवीधर और मुंबई स्नातक सीट जो है शिक्षक सीट है उसका भी चुनाव होने वाला है। उसमें भी दोनों पार्टियां, दोनों गुट जो है वो आमने सामने है, और उसमें भी आप देखिएगा कि बहुत तगड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। आमतौर पर इस तरह के चुनाव में जो है इतना कंसंट्रेशन नहीं किया जाता, लेकिन जिस तरीके से कंसंट्रेशन इस चुनाव में किया जा रहा है वो दिखा रहा है कि भाजपा अब जो है आने वाले दिनों में और एग्रेसिव तरीके से जो है अपने कार्यकर्ताओं के जरिए अपनी रणनीति को बदलेगी और अपनी पैठ को जो है वो बरकरार रखने की कोशिश करेगी। और उसके अलावा उद्धव ठाकरे गुट या महाविकास आघाड़ी जो है वो अपने जो विधानसभा वाइज जो वहां पर मिले थे उनको लेकर वो मंथन चालू करेगी। और एक आपको महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि कैंडिडेट्स को लेकर अभी से मंथन शुरू हो गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला कि भाजपा की तरफ से कैंडिडेट्स बहुत बाद में घोषित किए गए, एंड मोमेंट पर घोषित किए गए, उसका भी नुकसान कई जगहों पर उम्मीदवारों को उठाना पड़ा। तो इस बार जो है उम्मीदवारी को लेकर जो है जल्द ही इस पर मंथन शुरू होगा और आने वाले दिनों में कुछ संगठनात्मक बदलाव जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, और करना ही पड़ेगा संतोष जी, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और ऐसे में जो हालत हुई है बीजेपी की वो तो सब रिजल्ट की गवाही दे रहा है उसकी, और उसी वही यही वजह है कि एनडीए गठबंधन भी जो है पूरी मजबूती से अपनी आवाज उठा रहा है। अब पूरा कॉन्फिडेंट होने की विधानसभा चुनाव में भी जो है हम बेटर करके जाएंगे। संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और आपका समय देने के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति पे अपनी राय रखना। धन्यवाद। तो ये थे संतोष तिवारी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये महाराष्ट्र की राजनीति को काफी सालों से कवर कर रहे हैं और अपनी जो है एक तरीके से राय वो रख रहे थे, अपनी जानकारी हमसे शेयर कर रहे थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो अभी चल रहा है ये किस तरीके से असर डालेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में और भविष्य में होने वाली जो राजनीतिक घटनाएं हैं उसको किस तरीके से प्रभावित करेगा। इन तमाम बातों पर वो चर्चा कर रहे थे हमारे साथ। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।